हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुगेल। आज इस लेक्चर में हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट अप्रैल मंथ के हैं वो सब हम लोग देखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के ऑलरेडी मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप लोग को चाहिए तो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे अगर कमेंट करते हैं तो मैं इसका पीडीएफ भी जो है जो एडुगेल का टेलीग्राम चैनल है वहां अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग के रिवीजन में हेल्प मिल सके। तो चलिए आज का इस लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज था अप्रैल मंथ में वो है हमारा बिहार में एक पहला ग्रीन टेक हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो न्यूज क्या है, बिहार सरकार ने हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है, तो पटना का एक ज्ञान भवन है पटना में स्थित। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञान भवन कहाँ पे स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। तो वही ज्ञान भवन में एक 3 डे का आपका कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर पे बिहार नर्सरी एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन करके और बिहार में बागवानी क्षेत्र का कैसे विकास हो, कैसे उसकी इंप्रूवमेंट किया जा सके, ये सब चीजों पे चर्चा की गई। तो इसलिए ये न्यूज जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये हमारा न्यूज है। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो ये किसानों को जो बागवानी है, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है अ साइंस एंड आर्ट ग्रोइंग फ्रूट, यानी कि एक ऐसी आपका साइंस है जिसमें फ्रूट ग्रो किया जाए, वेजिटेबल्स के बारे में एंड फ्लावर्स के बारे में स्टडी हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो ये सब का जो है एक कैसे हम लोग मॉडर्न तरीके से आधुनिक तकनीकों की सहायता से बिहार के जितने भी किसान जो है उनको हम लोग अच्छे से नॉलेज दे पाए ताकि इनका प्रोडक्शन बढ़ सके। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, उसमें क्या है, उत्पादकता बढ़ाना यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो। किसानों की आय दुगनी करने की बात होती है, डबल इनकम ऑफ फार्मर्स। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप हो सकता है इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके बाद अलग अलग जगह पे कैसे एक नर्सरी प्रबंधन को आधुनिक बनाया जा सकता है, जिससे कि अच्छी हमारी जो है हॉर्टिकल्चर टेक्निक से अच्छे अच्छे जो है प्लांट्स वगैरह हम लोग उगा सकते हैं, जिससे अच्छे प्रोडक्शन हो। तो ये सब उद्देश्य से जो है 3 दिनों का आपको ज्ञान भवन में एक कॉन्क्लेव देखने को मिला और ये बिहार का पहला ऐसा ग्रीन टेक हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव था। ऑर्गेनाइजर की बात करें, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया बाय द हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट अंडर द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यानी कि जो बिहार का कृषि मंत्रालय है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टरेट, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट। ये बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर है और उसी के द्वारा ये जो आयोजन किया गया था 3 दिवसीय हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव, और इसका थीम था परंपरा से प्रगति तक, यानी कि ट्रेडिशन टू प्रोग्रेस। तो ये थीम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या था, परंपरा से प्रगति तक इस कॉन्क्लेव का थीम रखा गया था। ओके, तो ये फैक्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रोग्राम में जो है ना 2 टाइप के मेन सिग्नेचर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, और ये 2 कौन से थे, तो एक तो उद्यान पाठशाला के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, और एक चाणक्य हॉर्टी पीच। और ये दोनों में मेन फोकस किया गया था कि आप कैसे एक तरीके से फार्मर्स और यूथ जो हॉर्टिकल्चर में आना चाहते हैं, जो फार्मर जो कृषि में आना चाहते हैं, उनको कैसे एक ट्रेनिंग सेशन के द्वारा उनको कैसे नए नए तकनीकों को इंट्रोड्यूस किया जा सके ताकि वे अच्छे तरह से प्रोडक्शन कर सके और उनका जो है इनकम या प्रॉफिट जो है वो दुगनी हो सके। वैसे ही जो चाणक्य हॉर्टी पीच प्रोग्राम था उसके अंतर्गत जो है अलग अलग स्टार्टअप और जो इंटरप्रेन्योर्स है, जो नए उद्यमी आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको मोटिवेट किया गया और उनको जो है हॉर्टिकल्चर बिजनेस के बारे में बताया गया, आइडियाज नए नए दिए गए और इन्वेस्टमेंट सपोर्ट के भी बारे में बिहार सरकार के द्वारा इन चाणक्य हॉर्टी पीच प्रोग्राम में बताया गया। ये जो 2 है ना, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगर बीपीएससी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछती है
या मान लीजिए मेंस में ही क्वेश्चन आता है, तो ये दो एग्जाम्पल आप लोग को हेल्प करेंगे आंसर को इंप्रूव करने में। अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस वही हो सकता है कि बिहार में जो बागवानी क्षेत्र का ये एक प्रकार का पहला राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन है। तो क्या होगा, ऐसे फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे जो है आपके आयोजन बागवानी से रिलेटेड या दूसरे फील्ड से रिलेटेड जो है, ये आपको यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो मोटिवेट होकर के और यहाँ पे एक तरीके से आयोजन कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे किसानों को एक तरीके से लाभ हो सकता है। इसमें ये भी देखने को मिला कि देश भर के जितने भी विशेषज्ञ थे, फार्मर्स थे, जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, वो सब एक मंच पे आए, उन्होंने अपने आइडियाज को शेयर किए, जो कहीं ना कहीं एक किसान के लिए एक बहुत ही लाभदायक साबित हुआ। और जो नए नए उन्होंने टेक्नोलॉजी बताई, उससे किसान जो है अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है इसके बहुत अच्छे महत्व थे। और ये कॉन्क्लेव जो है बिहार में ऐसे बहुत सारे होने चाहिए आने वाले फ्यूचर में, जो किसान के इनकम्स को, जो गवर्नमेंट की भी टारगेट है डबल करना, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिए, अभी हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार के एग्रीकल्चर। तो अभी जो है बिहार के जो कृषि मंत्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो है राम कृपाल यादव। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट जो अप्रैल मंथ में करेंट अफेयर्स था, वो हाल ही में जो है बिहार पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब न्यूज क्या है, चर्चा में क्यों है कि अप्रैल 2026 में बिहार पुलिस को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है, ओके, जिसे निशान भी कहा जाता है। तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि एक बिहार के लिए बहुत ही गौरव का बात है। तो ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में जो ये इतने गौरवान्वित करने वाली जो बात हम लोग कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट अवार्ड मिला बिहार पुलिस को, ये आखिर होता क्या है। तो ये एक तरीके से पुलिस बल को दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च अवार्ड होता है। अगर मान लीजिए कोई एक स्टेट की पुलिस है, तो टोटल एक पुलिस बल को दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है, जिसे निशान भी कहा जाता है, जैसे हमने ऑलरेडी देखा। इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यह सम्मान उन बलों को ही मिलता है जिन्होंने कम से कम 25 वर्षों तक एक तरीके से अनुकरणीय और निस्वार्थ सेवा प्रदान की हो अपने राज्य में, ओके। तो ये होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी वही है कि कम से कम 25 वर्ष तक इनका सेवा प्रदान होना चाहिए। तो बिहार का तो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए बिहार को इसमें दिया गया। अगर हम लोग बात करें तेलंगाना, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तेलंगाना स्टेट कब फॉर्म हुआ, तो ये फॉर्म हुआ 2014 में, ओके। तो 2014 में क्योंकि 25 साल जो अभी इसका स्टेट का पूरा हुआ नहीं है, तो ये पुलिस बल सम्मान जो है अभी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता। तो ये एलिजिबिलिटी याद रखना है। अगर स्टेटमेंट वाइज बीपीएससी क्वेश्चन पूछे तो ये ईयर में घुमा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा मिनिमम 25 ईयर्स चाहिए। अब ये पुरस्कार मिलता क्यों है, तो ये देखा जाता है कि अगर कोई राज्य का पुलिस बल जो है एक तरीके से एक्सेप्शनल सर्विस यानी असाधारण सेवा दिखाता है, बहुत ब्रेवरी से वो अपने जो है कार्य का निर्वहन करता है, उसके बाद एक वेल डिसिप्लिन्ड और एक प्रोफेशनलिज्म का परिचय करता है, तब जो है प्रेसिडेंट के द्वारा एक प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से उस राज्य के पुलिस बल को नवाजा जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए ये जो हम लोग बात कर रहे थे, इसमें चेंज किया जाएगा। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड ठीक है, बिहार जो पुलिस बल है उनको मिल गया, उससे बदलेगा क्या, तो उससे ये बदलेगा कि सिपाही से लेकर के डीजीपी यानी एक लोअर पुलिस रैंक से लेकर के जो हाईएस्ट पुलिस रैंक होता है कि स्टेट का, डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन लोगों के वर्दी में एक तरीके का चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा, जो उनके लेफ्ट स्लीव होगा उस पे एक तरीके का इंसिंगिया टाइप का बैज लग जाएगा। अब इंसिंगिया बैज कहने का मतलब क्या है, देखिए ये जो है ना, ये बैज इस प्रकार का बैज आपको जो लेफ्ट स्लीव है यहाँ पे, वहां पे उनके ड्रेस पे लग जाएगा, जिससे ये एक गर्व का भी विषय है, उनसे ये पहचान हो जाएगा कि अच्छा ये जो पुलिस बल है ना उसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिल चुका है। तो ये एक गौरवान्वित होने का पल है बिहार पुलिस के लिए, ओके। अब ये बिहार को अवार्ड क्यों मिला, बिहार पुलिस को अवार्ड क्यों मिला, तो देखने को मिला कि लॉ एंड ऑर्डर जो मैनेजमेंट है उसमें बिहार ने जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसके बेसिस पे
एक ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाता था बाकी स्टेट के कंपैरिजन में, इसलिए बिहार को दिया गया। यहाँ पे जो 112 एक सेवा है, यहाँ पे देखा जाता है बहुत ही इफेक्टिव वे में काम करता है। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, अगर आप 112 पे कोई शिकायत करते हो तो सडन जो है आपको विद इन आवर एंड हाफ एन आवर जो इसका रिस्पांस मिलता है। कंसर्न जो पुलिस जो स्टेशन है वहां पे आपका, जैसे 112 आपने कॉल लगाया तो ये हेडक्वार्टर पटना में है, फिर पटना में आप जो है कंप्लेन आप रजिस्टर करोगे, फिर जो कंसर्न आपके पुलिस स्टेशन है वहां पे बहुत ही फास्ट ट्रैक वे में ये आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट आता है, फिर वहां से जो है 112 टीम आपके कंप्लेन सुनने के लिए आपके दरवाजे पे आ सकती है। तो ये सेवा का प्रभावी संचालन देखते हुए एक ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए एक अवार्ड में ये भी एक आपका महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है जिसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद साइबर पुलिसिंग में भी बिहार पुलिस में बहुत सुधार देखने को मिला। उसके बाद ये देखा गया कि जो महिला भागीदारी है, जेंडर रेशियो जो है, उसमें लगभग 25 से 28% तक की वृद्धि देखी गई है पिछले कुछ सालों में। तो ये भी है कि इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन में बिहार पुलिस में ज्यादा देखने को मिली, तो ये भी एक बहुत ही मोटिवेटिंग कारण था जिसकी वजह से बिहार पुलिस को ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद जो है भर्ती, प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजी में भी अच्छा उपयोग बिहार पुलिस के द्वारा किया गया। तो इन सब कारणों से जो है बिहार पुलिस को ये अवार्ड दिया गया। यानी अगर बात करें ना तो एक ओवरऑल पुलिसिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए ये अवार्ड से बिहार पुलिस को नवाजा गया, जो कि एक बिहार के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था ना, वो है बिहार टू डेवलप 3 हाईवे इमरजेंसी रनवे। तो ये चर्चा में क्यों है कि 2026 में बिहार सरकार ने ऐसे 3 जो है ना, ये आपका इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ELF, या उसी को आप लोग बोल सकते हो इमरजेंसी रनवे। तो 3 ऐसे जो रनवे है, 3 ऐसे जो हाईवे है, उसको ELF यानी इमरजेंसी रनवे फैसिलिटी के तौर पे विकसित करने की बात जो है बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है, योजना बनाई जा रही है, जिसे फाइटर जेट्स जो है आपात की स्थिति यानी इमरजेंसी अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस आते हैं तो वो जो हाईवे है उस पे लैंड किया जा सके। ओके, तो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज ये है। अब वो थोड़ा देख लेते हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग क्या होता है। आप लोगों को पता ही होगा, ये प्रकार का हाईवे होता है, एक जैसे हाईवे बना उसमें कुछ ऐसे पार्ट में एक विशेष हिस्सा बनाया जाता है जिसे जरूरत पड़ने पे एयर स्ट्रिप की तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी कंट्री के साथ वॉर हो रहा है तो एक साथ जो है बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट को उतारना पड़ सकता है। अब उस फाइटर जेट को उतारने के लिए हमको एक एयर स्ट्रिप होने चाहिए, तो इतने सारे एयर स्ट्रिप तो हम लोग बना नहीं सकते, इसलिए कुछ कुछ ऐसे हाईवेज है ना, और उस हाईवेज के कुछ ऐसे पर्टिकुलर पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं कि एक इमरजेंसी रनवे टाइप से डेवलप किया जाता है कि इमरजेंसी में हम लोग उसको एयर स्ट्रिप की तरह इस्तेमाल कर सके। यही मेन मोटो रहता है। यहां पे क्या होगा, यहां पर फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ किए जा सकते हैं। उपयोग में जैसे हमने अभी बात किया कि वॉर टाइम में अगर युद्ध के समय ज्यादा एक बार में एयरक्राफ्ट की लॉन्चिंग करनी हो तो फिर वहां पे उसका इस्तेमाल हो सकता है। एयरबेस अगर खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है मान लीजिए युद्ध के समय में, तो फिर हम लोग कहां से लैंड ऑफ करेंगे, लैंड या टेक ऑफ करेंगे, तो फिर इसके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। या अगर नेचुरल डिजास्टर के भी हालात में मान लीजिए जो ऑलरेडी एयर स्ट्रिप बने हुए हैं लेकिन ड्यू टू नेचुरल कोई आपदा आ जाती है, वो नष्ट हो जाता है, तो फिर हम लोग इस हाईवे को एज एयर स्ट्रिप की तरह यूज कर सकते हैं। अब ये 3 हाईवे की जो बात हो रही है वो तीनों हाईवे है कौन, तो ये मेन 3 हाईवे आपके, एक तो है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, इस पे जो है कुछ पार्ट में बनाया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे आप लोग बिल्कुल याद रख सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मेंस में भी बिल्कुल पूछ सकता है एयर स्ट्रिप के बारे में। तो इस हिसाब से भी, इसलिए मैं जो है ना पूरे डिटेल में करता हूं कि इसके साथ साथ बस प्री का ही क्वेश्चन सॉल्व ना हो, मेंस का भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे था, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, जो 245 किलोमीटर लंबा था, और इसमें भी जो है इंटीग्रेटेड एएसटी बनाए जाने की योजना चल रही है। दूसरा जो एक्सप्रेसवे है वो लगभग 417 किलोमीटर लंबी है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, जो यूपी को पश्चिम बंगाल से जोड़ती है वाया बिहार। तो बिहार से होते हुए
फिर ये पश्चिम बंगाल को जोड़ती है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। इस पे भी जो है जो इंटीग्रेटेड एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। और जो थर्ड है राम जानकी मार्ग, जो अयोध्या से होकर के और जनकपुर जो कि नेपाल में स्थित है, वो एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। उसमें भी जो है ये एयर स्ट्रिप बनाने का प्रावधान किया जा रहा है, योजना बनाया जा रहा है। तो इन तीनों पे जो है ये ईएलएफ विकसित किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट किसके साथ मिलकर के बना रहा है बिहार सरकार? तो बिहार सरकार जो है, जो इंडियन एयर फोर्स है हमारा, भारतीय वायुसेना, ये दोनों के कोलैबोरेशन से, दोनों के सहमति से जो है डिफेंस और टेक्निकल जरूरतों के अनुसार इसको निर्माण किया जा रहा। तो कौन कौन से इसमें मेन स्टेक होल्डर है? तो एक तो हो गया बिहार गवर्नमेंट, एंड प्लस जो हमारा इंडियन एयर फोर्स है, ये दोनों मिलकर के ये एयर स्ट्रिप, ये 3 मेन हाईवे पे जो है बनाएगा। अब जो है इसके लिए कुछ अलग से स्पेशलिटी चाहिए क्या? मान लीजिए नॉर्मल जो एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है, क्या उस पे हम लोग नहीं उतार सकते? तो नहीं, उसमें कुछ कुछ जो है ना तकनीकी विशेषताएं होती है। अब वो तकनीकी विशेषताएं क्या होती है कि एक तो जो हाईवे बन रहा है वो मजबूत होने चाहिए, तभी जाकर के हम लोग वहां पे एयर स्ट्रिप बना सकते हैं। तो इन रनवे की सतह सामान्य सड़क से जो है ना लगभग 3 टाइम्स अधिक मजबूत बनाई जाती है, ताकि जो भी भारी भरकम जो है लड़ाकू विमान है उसको वहां से टेक ऑफ कराया जा सके। दूसरी जो है उसकी लंबाई की बात की जाती है कि इमरजेंसी लैंडिंग में आमतौर पर जो है ना लगभग 3.5 से 5 किलोमीटर का एक ऑब्स्ट्रक्शन फ्री स्ट्रेच तैयार किया जाता है, कि हाईवे पे जो है लगभग 3.5 से 5 किलोमीटर तक एक ऑब्स्ट्रक्शन फ्री स्ट्रेच चाहिए। तो इसकी लंबाई का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सुविधा भी होना चाहिए, यहां मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रिफ्यूलिंग करने की अस्थायी व्यवस्था की जा सके। अगर मान लीजिए हम लोग टेक ऑफ करने का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम एक मोबाइल एयर ट्रैफिक तो होना चाहिए, जिसको हम एटीसी बोलते हैं, कि कंट्रोल कर सके कि हाँ भाई अभी टेक ऑफ होगा, या दूसरे जो है एयरक्राफ्ट से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर एटीसी अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके बाद रिफ्यूलिंग की भी सुविधा होनी चाहिए, तभी जाकर के हम लोग एक प्रॉपर जो है एयर स्ट्रिप बना सकते हैं। तो इन सब विशेषताओं के चलते जो है ये एक अलग स्पेशल टाइप का चीज बनाने की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि हम लोग कोई भी एक अच्छा एक्सप्रेसवे है तो उसको एज अ रनवे की तरह यूज कर सकते हैं, नहीं, ये कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। अगर ये मान लीजिए बन जाता है तो ये कौन कौन से विमान उतर सकते हैं? तो इस पे जो डसॉल्ट रफेल है, जो रफेल की बात करते हैं, रफेल क्या है? रफेल एक फाइटर जेट है। रफेल इज अ फाइटर जेट, यानी जो लड़ाई करता है एयर टू एयर मिसाइल। सुखोई क्या है? सुखोई भी है एक फाइटर जेट बट डबल इंजन, इसमें डबल इंजन है, डबल इंजन लगे हुए, तो डबल इंजन फाइटर जेट है। लॉकहीड मार्टिन क्या है? तो ये फाइटर जेट नहीं है, ये आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यानी ये फाइटर जेट नहीं है, ये एयरक्राफ्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लॉकहीड मार्टिन सुपर हरकुलस का यूज किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये फाइटर जेट नहीं है। और जितने भी हेवी फाइटर्स है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, दोनों हर प्रकार की चीजें जो है यहां पे उतारे जा सकते हैं। अच्छा, फिर सवाल ये होता है कि इस लोकेशन का कुछ महत्व भी है क्या? बिल्कुल महत्व है। उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार का जो बॉर्डर है वो नेपाल से मिलता है, आप लोग को पता ही होगा। उसी कारण से ये जो है एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट हो जाता है, किसको लेकर के? बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के, और एक तरीके की सैन्य प्रतिक्रिया, यानी कि फास्ट जो है आर्म्ड रिएक्शन हो। यानी मान लीजिए कुछ फ्यूचर में जाकर के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कुछ टेंशंस क्रिएट होते हैं अगेंस्ट नेपाल, तो अगर हमारे पास प्रॉपर एक तरीके का रनवे होगा तो हम लोग क्या है एक बॉर्डर सिक्योरिटी को अश्योर कर सकते हैं फ्यूचर में, और फिर हम लोग उस प्रकार से उसको फास्ट रिएक्शन के थ्रू अपने कंट्री को अटैक से बचा सकते हैं। तो ये इस लोकेशन के महत्व है। ओके, तो ये हमने डिटेल में देखा कि एक्चुअली जो बिहार डेवलप कर रहा 3 हाईवे इमरजेंसी रनवे, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स था ना अप्रैल मंथ का, उसमें जो है नेक्स्ट हमारा है बिहार में पहले रोबोटिक पैंक्रियाटिक कैंसर सर्जरी के बारे में बात की गई थी। अब ये चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए था क्योंकि पटना में जो स्थित इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक विज्ञान संस्था है ना, IGIMS,
इसने बिहार की पहली रोबोटिक पैक्रियाटिक कैंसर सर्जरी की सफलतापूर्वक यहाँ पे किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज तो ये हो सकता है कि पटना में जो है कौन से संस्थान ने ये इंप्लीमेंट किया है, तो ये IGIMS ने जो है पहली बार ये रोबोटिक पैनक्रियाटिक कैंसर सर्जरी की है। ठीक है, और ये किसकी की है, तो ये भी BPSC जो है ना, ये बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि BPSC कुछ भी पूछ देता है। तो ये एक दरभंगा के थे, 71 वर्ष के एक मरीज थे दरभंगा के, उन्हीं का जो है ये एक जटिल ऑपरेशन लगभग 6 घंटे तक चला, तो उनका जो है ये टेक्निक के द्वारा उनका सफल ऑपरेशन किया गया। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि BPSC कुछ भी फैक्ट पूछ देता है। तो ये IGIMS पटना में किया गया, तो ये हम लोग को तो पता चल गया। टीम का जो नेतृत्व था ना, जो हेड किया, डॉक्टर मनीष मंडल एंड डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, ये दो लोगों के अध्यक्षता, दो लोगों के अंडर में जो है ये सर्जरी इंप्लीमेंट किया गया। इसमें लगभग जो है 50,000 रुपए की लागत लगी, क्योंकि अगर ये जो है ना IGIMS ने एक कुछ उनको कंसेशन दिया था, एक रियायती पैकेज के थ्रू ही 50,000 रुपए में सर्जरी हो पाया। अगर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते तो ये लाखों में लागत आती उसकी, लेकिन जो IGIMS का कॉस्ट था वो लगभग 50,000 में सर्जरी को इंप्लीमेंट किया गया। ये तकनीक जो है AI आधारित रोबोटिक सर्जरी कहा जाता है, जिसमें सर्जन रोबोटिक आर्म्स के जरिए ज्यादा प्रिसीजन के साथ ऑपरेशन करते हैं। एक हाथ में जो है रोबोटिक आर्म्स लगा लिया जाता है, उसके बाद जो है जो सर्जरी है उसको फर्दर इंप्लीमेंट किया जाता है, और इससे ये देखा जाता है कि जो अधिक सटीकता आती है, मोस्ट प्रिसीजन के द्वारा ये ऑपरेशन संपन्न होता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज था। अब रोबोटिक सर्जरी क्या है, सिंपल है, आपको डॉक्टर रोबोटिक सिस्टम की मदद से सर्जरी करते हैं। इसके फायदे देखें तो हाईली प्रिसीजन, अधिक सटीकता, इसमें जो है आपके ज्यादा सक्सेसफुल रेट जो है बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि हाई प्रिसीजन के साथ ये रोबोटिक काम करते हैं। इसलिए जो है फ्यूचर में रोबोटिक सर्जरी आने वाले टाइम में बहुत ही आपका एक तरीके से प्रचलन में आ जाएगा। इसमें जो है ब्लड फ्लो बहुत कम होता है, कम रक्तस्राव होता है। उसके बाद मिनिमल जो है छोटे चीरे लगते हैं, बड़े बड़े ऐसे सर्जरी में देखे तो बड़े बड़े चीरे लगाए जाते हैं ब्लेड, इसमें इसका यूज नहीं होता है, छोटे छोटे, और जल्दी रिकवरी भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फायदे हैं, जिसकी वजह से जो है रोबोटिक सर्जरी को आने वाले एक तरीके से इसको फ्यूचरिस्टिक बोला जा रहा है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रोबोटिक सर्जरी के द्वारा सर्जरी प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज था। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज था ना, वो बिहार वन के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों है बिहार वन प्रोजेक्ट, तो बिहार सरकार ने बिहार वन प्रोजेक्ट पहल को बढ़ावा देने का निर्णय लिया, और इसका उद्देश्य क्या है, राज्य में औद्योगिक विकास को तेज करना। यानी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए, डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जो है बिहार वन प्रोजेक्ट को बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, एक सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, यानी कि एकीकृत मंच। ये क्या करेगा, ये एक ऐसा डिजिटल पोर्टल होगा जहां नागरिक एक ही जगह से RTPS यानी कि आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, हर प्रकार के जो है आपके प्रमाण पत्र बना सकते हैं, या नॉन RTPS यानी कि विभिन्न जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि उनको जो है हर जगह, अब ये नहीं कि जाति प्रमाण पत्र बनाना हो तो उसके लिए अलग पोर्टल पे जाए, आय प्रमाण पत्र बनाना हो तो अलग पोर्टल पे जाए, या बहुत सारे ऐसे योजना है सरकार का जो अगर योजना में हम अप्लाई करना चाहे तो उसका अलग से पोर्टल पे जाए। तो ये सब जो है सुविधा करने के लिए एक इंटीग्रेटेड जो है एक सिंगल विंडो सिस्टम बिहार सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे ये सब जो है आपका RTPS और नॉन RTPS जो काम है ये एक सिस्टम में एक ही पोर्टल पे किया जा सके। इसका संचालन जो है बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और बिल्ट्रॉन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।
एक बेल्ट्रॉन आपका प्राइवेट सेक्टर कंपनी समझ लीजिए आप, जो क्या है, ये एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है। तो जो बिहार सरकार का डीआईटी है वो बेल्ट्रॉन के साथ मिलकर के और ये जो विकसित करेगा, जो बिहार वन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। लक्ष्य ये रखा गया है कि जुलाई 2026 तक पूरी तरह से इसको क्रियान्वयन कर दिया जाए, पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो टारगेट कब का रखा गया है? टारगेट रखा गया है जुलाई 2026 तक। इस योजना के हम लोग बात करें तो मेनली 3 उद्देश्य रखे गए, ठीक है। अब ये कौन कौन से उद्देश्य है? तो सबसे पहले तो एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यानी सभी जिलों में समान विकास, पिछड़े क्षेत्रों पे जो विशेष ध्यान देने की बात इसमें की गई है। यानी कि पिछड़ा क्षेत्र हो या कुछ अगड़ा क्षेत्र हो, यानी जितने भी एक जिले में क्षेत्र होंगे उनको एक बैलेंस अप्रोच के द्वारा, यानी समान अवसर के द्वारा एक जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। तो एक तो ये उद्देश्य रखा गया है। दूसरा जो है इसमें रोजगार सृजन की बात की गई है, यानी कैसे जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके, उसकी बात की गई है, जिसमें जो है स्थानीय लोगों को रोजगार और माइग्रेशन, जो पलायन है बिहार के लोग जो है बाहर अलग राज्य में जाकर के कमाते हैं, उस पलायन को कम किया जा सके। तो ये भी जो है आपका उद्देश्य में एक रोजगार सृजन की भी बात की गई है। और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की गई है, जिसमें एमएसएमई हो गया आपका, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और जितने भी लार्ज इंडस्ट्रीज है कैसे उसको बिहार में बढ़ावा मिले, कैसे बड़े बड़े कंपनीज को है अट्रैक्ट किया जा सके, अच्छे अच्छे कुछ ऐसे लुभावन सब्सिडीज दे करके। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित किया जा सके। तो ये जो है, जो हम लोग बात कर रहे हैं बिहार वन प्रोजेक्ट के बारे में, जो हमने बोला था मेन क्या है, तो मेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है। इसलिए इसका जो ये मुख्य उद्देश्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ करें, और ये सब एक दूसरे से लिंक है। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, प्राइवेट सेक्टर आकर्षित होंगे, उसके बाद आपका स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उसके बाद माइग्रेशन जो है पलायन भी कम होगा, और फिर इससे भी इंटरलिंक्ड है, जिससे क्या होगा, जितने भी पिछड़े क्षेत्र है उस पर एक तरीके का विशेष ध्यान दिया जा सकता है, और उसको जो है एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट से इसको हर प्रकार से डेवलपमेंट करके और एक बिहार को जो है एक डेवलप्ड स्टेट की तरफ हम लोग अग्रसर कर सकते हैं। तो ये सब इस योजना का मुख्य उद्देश्य हम लोग देखते हैं। अब ये कैसे काम करेगा? ये क्या होगा कि हर जिले में आपको एक उद्योग चुना जाएगा, ओके। यानी जो उस जिले की स्ट्रेंथ है, जो इस जिले की प्रमुख चीजें हैं, उसको आधार बना करके और उद्योग चुना जाएगा। जैसे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में है आपका फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, अगर मान लीजिए आपका भागलपुर हो गया, तो भागलपुर जिले में देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो वहां पे क्या होगा कि कॉटन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किए जाएंगे। टेक्सटाइल जहां थोड़ा जिस जिले में होगा वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाए जाएंगे। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कृषि आधारित उद्योग। अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है जनरली कि क्योंकि वहां पे जो वाटर सप्लाई ज्यादा है, पानी की उतना कमी नहीं रहती है आपका, तो इसकी वजह से नॉर्थ इंडिया एज कंपैरिजन टू नॉर्थ बिहार, अगर साउथ बिहार के कंपैरिजन में बात करें तो ज्यादा फर्टाइल लैंड है, तो वहां पे क्या है, कृषि आधारित उद्योग एस्टैब्लिश किए जाएंगे। तो वैसे ही देखते हुए जहां जिस जिले की जो अधिक वहां पे चीजें मिलती है, जो ज्यादा कंपनी जिसके लिए वहां पे एस्टैब्लिश करे और वो आपका वहां पे लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो वहां पे उस प्रकार की कंपनीज को एस्टैब्लिश किया जाएगा। साउथ बिहार में देखें तो वहां पे जो है मिनरल्स मिलते हैं, तो इसलिए जितने भी आपके इंडस्ट्रीज होंगे, अगर आयरन इंडस्ट्रीज की बात करें तो साउथ बिहार में एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो और उससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए हम लोग अगर कैमूर में कुछ चीजें मिल रही है, तो कैमूर में अगर हम लोग कुछ एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो क्या होगा, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक लाने में उतनी खर्चा नहीं होगा। तो ये चीजें होगी। तो वैसे ही हर जिले का आधार कि वहां का स्ट्रेंथ क्या है, वहां की क्या क्या स्पेशलिटी है, और उसी प्रकार से फिर वहां पे उद्योग को बसाने, एस्टैब्लिश करने की योजना बनाई जा रही। उसमें सरकार क्या देगा, सरकार का फिर क्या योगदान होगा, तो सरकार जो है लैंड सपोर्ट देगी, सब्सिडीज देगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है ये भी जो है सरकार अपने तरफ से प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि है मेन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। तो ये मेन मोटो तो हमारा यही है
तो ये हमने डिटेल में देखा बिहार वन प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हम लोग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज था ना, वो न्यूज था बिहार टू एस्टैब्लिश हाई सिक्योरिटी प्रिजन इन कैमूर। कैमूर का जो हिल है ना, कैमूर ये एआई जनरेटेड है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये जो है कैमूर में ये ओरिजिनल प्रिजन का फोटो नहीं है, बट ऐसे ही कुछ बनने वाला है। तो न्यूज ये है कि बिहार सरकार ने कैमूर की जो पहाड़ियां है ना, वहां पे एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाने की घोषणा की है। और उद्देश्य क्या रखा गया है कि उद्देश्य ये रखा गया है कि राज्य में जितने भी खूंखार अपराधी है, आतंकवादी है, उनको सुरक्षित तरीके से वहां रखा जाए। यानी एक प्रकार से जो है अंग्रेजों के टाइम में जो काला पानी की सजा दी जाती थी, यानी कि उनको पूरे जो समाज है उससे पूरे दूर रखो, पूरे शहर से ही दूर रखो। तो उस प्रकार से एक काला पानी की जो सजा दी जाती थी पहले अंग्रेजों के समय में, उसी मॉडल पे जो है इस जेल को डेवलप किया जाएगा। और वो कहां पे डेवलप किया जा रहा है, तो ये डेवलप किया जा रहा है इन कैमूर हिल्स। तो लोकेशन कैमूर जिला। तो कैमूर जिला का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां है, कैमूर जिला का हेडक्वार्टर है भभुआ, आप लोग याद रखिएगा। जगह की बात करें तो औधौड़ा की जो पहाड़ी है, और उस पहाड़ी में एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम है सरोदम गांव, उसी इलाके में जो है ये जेल बनाने की पे विचार चल रहा है। बिहार सरकार ने जो है इसकी घोषणा की है। और ये इलाके में जनरली देखे तो घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बहुत ही जो रिमोट एरिया है, बहुत ही दुर्गम एरिया है। इसलिए तो ये बनाया जा रहा है ताकि जो है जितने भी खूंखार आतंकवादी है उनको एक सेपरेट उनको रखा जा सके। इससे ये लोकेशन इसलिए चुना गया है ताकि एक प्रकार से नेचुरल हाई सिक्योरिटी जोन ही बन जाए। उसके लिए कुछ अलग से बिहार सरकार को सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करना पड़े, सिक्योरिटी तो देना ही होगा, लेकिन एक नेचुरल हाई सिक्योरिटी जोन खुद ब खुद जो आपका जो है वहां कैमूर के पठारियों में बन जाता है, इसलिए उस जगह को चुना गया। इसका उद्देश्य क्या है, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया, तो ये मैं अलग से पॉइंट लिखवा देता हूं ताकि जो है आप लोग अगर मेंस में पूछे तो आप लोग पॉइंट कमी ना पड़े, एक एक हेडिंग देकर के आप लोग उसमें कुछ कुछ शब्द ऐड कर सकते हैं। तो एक जो हार्डकोर क्रिमिनल है उनको कंट्रोल किया जा सके, तो हाई रिस्क प्रिजन में रखा जा सके। उसके बाद जो क्राइम नेटवर्क पे रोक है, क्योंकि ये एक रिमोट एरिया में जेल बनाया गया है, तो क्या होगा कि जो भी उस अगर कुछ क्रिमिनल्स हैं तो उनके कॉन्टेक्ट भी टूट जाएंगे, उनके तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, तो जो है क्राइम रेट भी कम हो जाएगा। तो एक क्राइम नेटवर्क जो है उस पर रोक भी लगेगी और एक बेटर प्रिजन सिक्योरिटी भी हमको देखने को मिलेगी। विशेषताएं क्या है, तो एक तरीके से एडवांस सर्विलेंस सिस्टम एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। उसके बाद सिंगल कंट्रोल यूनिट होगा, एक ही एंट्री में जो है एक ही एंट्री रखा जाएगा, बाकी चारों तरफ से बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। बाहरी दुनिया से लगभग जो है कटाव की स्थिति वहां पे बनाई जाएगी। मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन सब जो है जैमर लगाए जाएंगे बड़े बड़े, जिससे उसको नियंत्रण रखा जा सके। यानी सिंपल बोले तो काला पानी जैसी वहां पे व्यवस्था का रखने का प्रावधान किया जा रहा, उससे लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा। ठीक है, ऑब्वियस बात है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइज्ड अपराध होते हैं, संगठित अपराध है, उस पर जो है नियंत्रण देखने को मिलेगा। प्रिजन रिफॉर्म में भी प्रिजन रिफॉर्म में बढ़ावा मिलेगा आपको। उसके बाद राज्य की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी आपको मजबूत देखने को मिलेगी। तो ये सब इसके महत्व बढ़ जाते हैं। अब हम लोग जो है ना कुछ कैमूर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कैमूर जो है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ चीजें आ जाएंगी, तो इसलिए जो है हम लोग थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। तो इससे पहले ना थोड़ा मैप देख लेते हैं। अब ये आपका कैमूर यहाँ पे पड़ेगा, ये देखिए आप लोग, ये बिहार को अगर हम लोग दो हिस्सों में बांट देना, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, साउथ एंड दैट इज वेस्ट। तो ये कैमूर कहाँ पड़ेगा आपका, तो कैमूर पड़ेगा साउथ वेस्ट बिहार में। ओके, और कैमूर का जो बाउंड्री है, ये कैमूर का बाउंड्री उत्तर प्रदेश से मिलता है। तो कैमूर का बाउंड्री कहां से मिलता है, उत्तर प्रदेश, न कि झारखंड। तो झारखंड से बिल्कुल नहीं, जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है भभुआ, उसकी बाउंड्री झारखंड से टच नहीं करती है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक माइनर यहाँ पे सेपरेशन भी दिया है, ठीक है। तो कैमूर जो है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से टच होती है उसकी बाउंड्री, ये ध्यान में रखना है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। 1991 में जो है रोहतास जिले से अलग होकर के कैमूर जिला बना, और इसका जो हेडक्वार्टर अभी भभुआ में है।
उसके बाद कैमूर हिल्स विंध्य पर्वत श्रृंखमाला का विस्तार है। जो कैमूर हिल्स है वो किसका, तो ये जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है ना, विंध्या पर्वत श्रृंखला, उसका विस्तार है आपका कैमूर हिल्स। तो यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने ये कुछ फैक्ट है ना ये यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद जो है सोन रिवर यहाँ की प्रमुख नदी है। सोन रिवर जो है कैमूर से निकलेगी। कर्मनासा रिवर धार्मिक रूप से ये कर्मनासा भी जो है कैमूर से होकर के चलेगी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे जो बिहार का सबसे बड़ा सेंचुरी है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद जो है मुंडेश्वरी टेम्पल जो एक भारत का प्राचीनतम सक्रिय मंदिरों में से एक है, वो आपका कहाँ पे, तो कैमूर जिले में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद लाइमस्टोन का भंडार जो है कैमूर जिले से पाया जाता है। तो बिहार का सबसे बड़ा लाइमस्टोन भंडार कहाँ पे है, कैमूर जिले में ही है। तो यहां से कितने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है कि भाई बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कैमूर में स्थित है। उसके बाद मुंडेश्वरी टेम्पल जो भारत का प्राचीनतम सक्रिय मंदिरों में से एक है, वो कहाँ पे है, तो ये आपका कैमूर जिले में है। चूना पत्थर यानी बिहार में सबसे ज्यादा लाइमस्टोन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भी आपका लाइमस्टोन का भंडार कैमूर जिले में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, इसलिए हम लोग जो है पूरे डिटेल में जो है इसको डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज था उस पे आते हैं हम लोग। ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी की बात हो रही है, यानी कि कुछ इस प्रकार से जो है ये एआई जनरेटेड इमेज है, बट कुछ इस प्रकार से जो है बिहार सरकार ने पटना के पास ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना को आगे बढ़ाया है। यानी कि इस पे अभी स्टार्टिंग चर्चा ही हुई है कि भाई एक तरीके से जो है एक पटना में जो है ग्लोबल मॉडल सिटी सेंटर बनाया जाए, जिसके लिए जो है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अब उस पे जो है आगे जो है उसके लिए बजट एलोकेट किए जाएंगे और अलग अलग उस पे स्टेप बढ़ा जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में इसकी एक तरीके से रिपोर्ट तैयार कर की जा चुकी है और इस योजना के बारे में बातचीत चल रही है। अब इसका उद्देश्य क्या रहेगा, किस उद्देश्य के साथ ये ग्लोबल मॉडल सिटी मॉडल एजुकेशन सिटी बनाने की बात हो रही है, तो इसमें तो ये बात हो रही है कि भाई एक पटना को कैसे एक एजुकेशन हब बनाया जा सके। अब एजुकेशन हब कहने का मतलब क्या है कि बिहार को एक नेशनल और ग्लोबल एजुकेशन सेंटर बनाना, कि बिहार में ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन का गठन करना जिससे कि सिर्फ दूसरे राज्य से ही लड़के ना आए बल्कि दूसरे कंट्री से भी आकर के और पटना में जो है उनको पढ़े। तो उस प्रकार से जो है एक एजुकेशन हब बनाने की बात इस ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी में की जा रही है। उसके बाद जो है जो छात्रों को बाहर ना जाने पड़े, बहुत ऐसे देखे जाते हैं कि बिहार के बहुत सारे छात्र दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, तो क्योंकि ये एजुकेशन हब बनेगा, आपके बड़े बड़े अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, जिससे कि क्या होगा कि ब्रेन ड्रेन कम होगा, यानी कि जो भी हमारे ब्रिलियंट माइंड है वो बाहर नहीं जा पाएंगे और उनका जो है ब्रेन का उनके जो है आइडियाज अगर यहीं पे हमारे देश में रहते हैं, हमारे पर्टिकुलर हमारे बिहार में रहकर पढ़ते हैं, तो उनका इस बेहतर इस्तेमाल हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है। तो ब्रेन ड्रेन को कम करना, उसके बाद एक तरीके से रोजगार सृजन करना, एजुकेशन हो या रिसर्च सेक्टर में जॉब को क्रिएट करना, ये भी जो है ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी का एक उद्देश्य है। उसके बाद इनोवेशन और रिसर्च सेक्टर में भी इंडस्ट्रीज एकेडमिया कोलैबोरेशन को आगे बढ़ा करके और इनोवेशन और रिसर्च सेक्टर में जो है बिहार को कैसे हम लोग अग्रिम बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये एजुकेशन सिटी बनाने की बात की गई है। इसके लिए जो है ये पटना में लगभग 250 एकड़ से ज्यादा भूमि विकसित की जाएगी और इसमें जो है लगभग बजट आवंटन की बात करें तो इसमें लगभग 547 करोड़ रुपए की बजट आवंटन करने की बात हो रही है कि इसमें लगभग इतने, अगर फ्यूचर में अगर बढ़ा तो बिहार सरकार जो है इसको और बजट बढ़ा भी सकती है, लेकिन अभी जो है 547 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। और एक तरीके से शेयर्ड कैंपस मॉडल पे ये जो ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी है
वो शेयर्ड कैंपस मॉडल फिनोमिना पे काम करेगी। अब ये होता क्या है, यह सिटी की सबसे बड़ी विशेषता ही है, यहाँ कई विश्वविद्यालय और शोध संस्थान, जितने भी रिसर्च सेंटर है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज एक ही परिसर में बनाए जाएंगे। बड़े बड़े लाइब्रेरी, लैब, खेल परिसर जैसी बुनियादी सुविधाएं, जिससे कि क्या हो कि अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटीज है, उनको रिसर्च करना है तो फिर अलग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब आपको एक ही कैंपस में मिल जाएगा। जिससे ये जो है आपका शेयर्ड कैंपस मॉडल एक बहुत ही प्रभावी साबित होगा मॉडल सिटी के लिए। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय परामर्श की भी बात हो रही है। इस सिटी को डिजाइन करने के लिए शैक्षणिक ढांचे, जो कैरिकुलम है, डिसाइड करने के लिए जापान और सिंगापुर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह ली जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाए, कैसे डिजाइन किया जाए, उसके बाद जो कैरिकुलम कैसे डिसाइड किया जाए ताकि एक बेहतर प्रकार की शिक्षा को प्रोवाइड किया जा सके। तो इसके लिए जो है जापान और सिंगापुर के एक्सपर्ट से भी एडवाइस लिया जाए। तो ये हमने देखा इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, ये अभी जो है डीआरडीओ ने एक मेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन किया था मोतिहारी में। ठीक है, मोतिहारी जो ईस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है मोतिहारी। वहां पे एक बार मैं मैप आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे मोतिहारी कहाँ मिलेगा, ये आपका हो गया पूर्वी चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण। तो ये नॉर्थ एंड वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में आपको ये पूर्वी चंपारण देखने को मिलेगा और इसी का हेडक्वार्टर है मोतिहारी, जो कि बॉर्डर लगता है किससे, बॉर्डर लगता है आपका नेपाल से। तो ये नेपाल से बॉर्डर लगता है। तो हमको मैप भी साथ साथ में ना पढ़ना जरूरी है ताकि हम लोग बेटर तरीके से जो है अंडरस्टैंड कर पाए। तो अब न्यूज पे आते हैं हम लोग। तो मोतिहारी में डीआरडीओ ने जो है एक मेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन का आयोजन किया। ठीक है, अब ये कब से कब किया गया था, तो ये 15 से 18 अप्रैल 2026 के बीच किया गया था। और यहाँ ये स्थान क्या था, तो महात्मा गांधी प्रेक्षागृह, यहाँ पे जो है ना आपका एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम को ही बोलते हैं प्रेक्षागृह। तो ये ऑडिटोरियम है जिसका नाम है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में जो है ये आयोजन किया गया था। इसका जो उद्घाटन किया था, इसका उद्घाटन किया था जो यहाँ के राधा मोहन सिंह जो सांसद है, तो राधा मोहन सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था। वो संसद ही नहीं है, ये सांसद सिर्फ नहीं है, ये राधा मोहन सिंह जो है ना, जो आपका पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और डिफेंस है उसके चेयरमैन भी है। तो ये आप लोग याद रखिए। देखिए हर एक चीज पे एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनती है। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन जो डिफेंस है ना, उसके चेयरमैन भी राधा मोहन सिंह है और यहाँ के एमपी भी है। तो इसलिए उन्होंने जो है इस जो एग्जीबिशन हुआ था उसका इनॉग्रेशन किया था। इसका थीम क्या रखा गया था, थीम रखा गया था शांति, सत्य और विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर। ये थीम को आप लोग जरूर से जरूर याद रखिए, क्योंकि इसमें डीआरडीओ इन्वॉल्व है ना, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि डीआरडीओ जो है बहुत कम ही ऐसे एग्जीबिशंस करवाती है, तो क्योंकि इसने बहुत दिनों बाद करवाया तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो थीम ध्यान में रखना होगा, लोकेशंस ध्यान में रखने होंगे कि कौन से जिले में यह आयोजन किया गया, और थीम जो है उसको भी ध्यान में रखना होगा। इसमें जो है बहुत सारे ऐसी चीजों का एग्जीबिशन किया गया, प्रदर्शन किया गया, और उस प्रदर्शनी में बहुत सारे मिसाइल सिस्टम, यानी जितने भी आपके ब्रह्मोस है, आकाश मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल सिस्टम, एंटी सैटेलाइट जो ए सैट, नैग, प्रलय, जितने भी है उसके डिमोस्ट्रेशन किए गए। और अलग अलग स्कूल के भी जितने भी बच्चे थे ना, उसमें उन्होंने एक एक अपना मॉडल बना करके, और उन्होंने भी एग्जीबिशन पार्टिसिपेट किया था। तो ये काफी अच्छा एग्जीबिशन था, मैंने ऑलरेडी देखा था मोतिहारी में। तो ये अच्छा एक तरीके से डीआरडीओ के द्वारा लिया गया स्टेप था। और बहुत सारे ऐसे डिफेंस सिस्टम्स है, इनका भी जो है वहां पे एग्जीबिशन किया गया था। इसका महत्व की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक बच्चों या लोगों के बीच क्या हो, एक डिफेंस अवेयरनेस हो, आम लोगों और छात्रों को डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना, ठीक है, टेक्नोलॉजी से जोड़ना। तो ये एक तरीके से डिफेंस अवेयरनेस को बढ़ाने जैसा है। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, कैसे हम लोग डिफेंस सेक्टर में जो है आत्मनिर्भर बन सकते हैं, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो
ये भी एक प्रकार का महत्व था। उसके बाद बिहार के लिए क्या महत्व हो सकता है, तो पहली बार इस स्तर का एक डिफेंस एग्जीबिशन देखने को मिला और वो भी मोतिहारी जिले में। तो एक प्रकार से बिहार को साइंस और डिफेंस अवेयरनेस के मैप पे ला सकता है कि हाँ भाई बिहार में भी जो है अब इस प्रकार के डिफेंस एग्जीबिशन हो रहा है। तो क्योंकि मैंने बोला ना, क्योंकि डीआरडीओ इन्वॉल्व है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट उड़ान के बारे में। ये प्रोजेक्ट उड़ान किसके द्वारा, ये पटना नगर निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चर्चा में क्यों था, पटना नगर निगम ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया जिसका उद्देश्य है सफाई कर्मियों के बच्चों को मुफ्त कोचिंग देना। बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है और इस ये एक प्रकार का सोशल वेलफेयर प्लस एजुकेशनल इनिशिएटिव है। अब सोशल वेलफेयर कैसे हो गया, तो सोशल वेलफेयर हो गया कि भाई जितने भी सफाई कर्मी हैं उनके बच्चों को जो है, बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। और क्योंकि एजुकेशनल इनिशिएटिव क्यों है, क्योंकि उनके बच्चों को मुफ्त में कोचिंग देने की बात हो रही है। तो अगर प्रोजेक्ट उड़ान की बात करें तो दिस प्रोजेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये दो प्रकार की ये आपका प्रोजेक्ट उड़ान है। इसमें टारगेट ग्रुप जैसे हमने बात किया सफाई कर्मी यानी कि सैनिटेशन वर्कर के बारे में को टारगेट किया जा रहा है और जिसका गोल रखा गया कि इनके जितने भी उनके प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए सफाई कर्मियों के बच्चों को तैयार किया जा सके। क्योंकि अगर कुछ मेधावी सफाई कर्मियों के बच्चे हैं उनको प्रॉपर एक तरीके से फैसिलिटी नहीं मिल पाती, हाई कोचिंग फी और उनके रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते, इसलिए जो है पटना नगर निगम के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया। तो एक तो सोशल इंक्लूजन की बात हो रही है कि कोई वंचित न रहे। सोशल इंक्लूजन क्या होता है कि समाज के जो भी लास्ट वर्ग है उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और बराबर तरीके से जो है आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए। तो जितने भी वंचित वर्ग है उनको शिक्षा का अवसर देना, तो एक सोशल इंक्लूजन की बात हो गई। इक्वल अपॉर्चुनिटी की भी बात हो गई, गरीब बच्चों को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का मौका मिले, उनका भी एक हक है और वो नहीं दे पाते क्योंकि रिसोर्सेज की कमी रहती है, पैसों की कमी रहती है। तो इसलिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये पटना नगर निगम का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद इंपावरमेंट की भी बात हो रही है शिक्षा के माध्यम से। अगर मान लीजिए कोई सफाई कर्मी का बच्चा कोई एग्जाम बीपीएससी का ही क्लियर कर ले, एक अधिकारी बन जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है एक सामाजिक अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा, सोशल अपलिफ्टमेंट। तो ये एक जो इंपावरमेंट की भी बात यहाँ पे आ जाती है। मुख्य विशेषता क्या है, इसमें फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराएगी जो पटना नगर निगम है, वो फंड करेगी। और कौन कौन से एग्जाम्स हैं, तो ये एग्जाम्स आपके हो गए यूपीएससी, बीपीएससी, जेईई और नीट। जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीपीएससी और यूपीएससी के कोचिंग के लिए जितने भी आपको फी है ये सब जो है पटना नगर निगम के द्वारा ही फी को प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ना, ये फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी पूरी आर्थिक सहायता सीएसआर के माध्यम से होगी। अब सीएसआर क्या होती है, सीएसआर होती है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से जो है ना ये पटना नगर निगम प्रोवाइड कराएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में ना इसमें दो स्टेज होंगे। पहले तो एक तरीके से प्रारंभिक परीक्षा होगी यानी ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर आपको उसके बाद फाइनल जो है सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी और जो उसमें सिलेक्ट होगा उसी को जो है पटना नगर निगम फंड करेगी। ओके, तो ये आपका हो गया प्रोजेक्ट उड़ान के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो पोषण पखवाड़ा के बारे में है। तो ये न्यूज में क्यों था, हाल ही में जो है बेगूसराय जिले में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया जो एक नेशन वाइड न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन के क्षेत्र में कैसे अवेयरनेस फैलाया जा सके, तो उसके लिए एक कैंपेन का आयोजन किया गया। और ये कैंपेन कहां पे, तो ये बेगूसराय जिले में किया गया। तो पोषण अभियान जो के तहत ये बेगूसराय जिले में चलाया गया एक कैंपेन है, एक जागरूकता अभियान समझ लीजिए आप। ये लगभग 15 दिनों तक चला।
आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आयोजन किया गया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो हमारा बाल कल्याण जो मंत्रालय है, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, उसके उस मिनिस्ट्री के द्वारा, उस मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन किया गया। उद्देश्य यही था कि कुपोषण को कम करना और पोषण जागरूकता को बढ़ावा देना। यानी कि सिंपली कैंपेन कर रहे हैं हम लोग, क्या है, जागरूकता अभियान के तरफ जितने भी थे वो गए, उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया कि भाई आपको ये न्यूट्रिशन लेना चाहिए, आपको प्रोटीन एक दिन में इतना जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स जरूरी है। तो उसके बाद चीजों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो है बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। तो उद्देश्य तो यही है, जो मातृ एवं शिशु के पोषण में कैसे सुधार लाया जा सके, उसके बाद एनीमिया के रोकथाम के लिए, यानी कि अलग अलग मिनरल्स के बारे में बताना और इस मिनरल्स को कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं इसके बारे में बता करके, और जो कुपोषण को है, कुपोषण को दूर करने के लिए, कुपोषण को कम करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। अब इसका आयोजन कैसे किया गया? तो इसका आयोजन जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसके बाद जो वहाँ लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन थे और समुदाय की भागीदारी, ये तीनों के आपसी असमंजस कोलैबोरेशन से मिलकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसके बाद जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे, स्थानीय प्रशासन और समुदायों की भागीदारी यहाँ पे देखने को मिली और फिर जाकर के इस आयोजन को किया गया। इसमें बहुत सारे रैली, जागरूकता अभियान, उसके बाद आउटरीच, हर लोगों के पास पहुंच करके, उसके बाद माइक से अनाउंसमेंट करके, अलग अलग जगह पर मीटिंग करके जन आंदोलन की तरह इसको बढ़ावा दिया गया। तो ये पोषण पखवाड़ा के बारे में था। अब ये बेगूसराय की बात हुई तो हम लोग मैप पे भी देख लेते हैं कि भाई बेगूसराय कहाँ है। ठीक है, तो बेगूसराय आपका यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, बेगूसराय जिला अगर देखें तो हम लोग सेंट्रल बिहार में पड़ता है एक तरीके से। बेगूसराय का जो बॉर्डर है ना, वो किसी जिले से नहीं लगता, सॉरी किसी राज्य से नहीं लगता। एक तो आपका न झारखंड, ये ध्यान में रखना है, ना वेस्ट बंगाल, न नेपाल और न ही उत्तर प्रदेश से लगता है। हाँ, इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रख सकते हो कि ये जो है ना पटना जिला से इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, अगर और डिटेल में देखें तो पटना से भी लगता है, आपका लखीसराय जिले से लगता है, मुंगेर से लगता है, खगड़िया एंड इन नॉर्थ समस्तीपुर। तो ये जो आपका 5 जिलों से इसका बॉर्डर लगता है। इसका दूसरे राज्यों से ना लगता है, ना ही कुछ आपका जो अदर देश है जैसे कि नेपाल, उससे भी इसका बॉर्डर शेयर नहीं करता। और ये आपका अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल बिहार में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट मिलेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज था ना, ये हाल ही में जो है बिहार मैंडेट्स वंदे मातरम इन स्कूल एंड गवर्नमेंट इवेंट्स। चर्चा में क्यों था? क्योंकि बिहार सरकार ने स्कूलों और जितने भी सरकारी कार्यक्रमों है ना, उसमें वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है, यानी कि मैंडेटरी कर दिया है। आपको जो है कोई भी सरकारी स्कूल या कोई भी सरकारी कार्यक्रम होगा उसमें वंदे मातरम गाना अनिवार्य ही है। अब आदेश क्या है? तो सामान्य प्रशासन विभाग जो है बिहार सरकार का, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसके द्वारा एक डायरेक्शन जारी किया गया है। उस डायरेक्शन में बोला गया कि जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे या जितने भी स्कूल कॉलेजेस होंगे, उसको एक फिक्स्ड सीक्वेंस में आपको 3 गीत गाने होंगे, 3 गीत गाने होंगे, जिसमें कि आपका वंदे मातरम भी शामिल है। अब ये 3 गीत कौन से थे? तो एक तो आपको कार्यक्रम की शुरुआत में वंदे मातरम गाना है, पहला तो ये हो गया। दूसरा आपको जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, ये गाना है। उसके बाद जो है कार्यक्रम का समापन आपको बिहार का जो राज्य गीत है मेरे भारत के कंठहार, वो गाने हैं। यानी कि 3 आपको फिक्स्ड सीक्वेंस में ही गाने हैं, वंदे मातरम, जन गण मन और जो बिहार का राज्य गीत है मेरे भारत के कंठहार, ये आपको गाने हैं। तो ये किसके द्वारा आदेश दिया गया है? तो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार, इसके द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की गई है। उद्देश्य की क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो एक पैट्रियोटिज्म को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक पहचान यानी कि जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है उसको मजबूत करे। धीरे धीरे ये देखने को मिलता है कि भाई सबको जनगण मन तो पता रहता है, बट वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसकी नॉलेज कम है। तो ये एक जो है कल्चरल आइडेंटिटी को भी मजबूत करना, और जो रीजनल प्राइड है, जो हमारा बिहार का राज्य गीत है, वो गाने से क्या उद्देश्य हो सकता है कि राज्य का जो गौरव, रीजनल प्राइड है, उसको भी एक तरीके से प्रोत्साहन दिया जा सके। यही सब देखते हुए ना बिहार सरकार ने स्कूलों और सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया।
अब अगर थोड़े कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। ये जो वंदे मातरम है ना, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, और जो जन गण मन है हमारा नेशनल एंथम। तो जन गण मन जो हमारा नेशनल सॉन्ग है ना, जन गण मन, ये लिखा गया था बाई रविंद्रनाथ टैगोर, बाई रविंद्रनाथ टैगोर। कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1911 में। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये लिखा गया था भाई बंकिम चंद्र चटर्जी, या आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोल सकते हो। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कब लिखा गया था? तो ये रफली 1875 के आसपास लिखा गया था। और इसको जो है ना, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो मोस्ट फेमस नोवेल है, जो आनंद मठ, जो कब लिखा गया था? 1882 में भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो उनके द्वारा जो आनंद मठ लिखा गया था 1882 में, उसको जो है उसी में ये वंदे मातरम को भी बाद में जाकर के और इसको इंक्लूड कर दिया गया था, उसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं। ये 1911 जनगण मन और ये 1875 वंदे मातरम। तो जनगण मन भाई रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारा नेशनल एंथम है, और नेशनल सॉन्ग बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, which has been written in 1875 and later it included in his famous novel and that is Anand Math in 1882. ओके, इस प्रकार से जो है हमने अप्रैल मंथ का, अप्रैल 2026 का पूरे डिटेल में करंट अफेयर्स देखा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।